नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड बीएसएनए की एमसीक्यू क्लास नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पवार वंश की तीसरी क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, पवार वंश की 2 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे नए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। बताइएगा दोस्तों, ग्वालदम का युद्ध किन 2 राजाओं के मध्य हुआ था। तो ग्वालदम का युद्ध जो हुआ तो वह बलभद्र शाह और दोस्तों रुद्रचंद के मध्य हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य 1581 या 91 में ग्वालदम का युद्ध हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें बलभद्र शाह की जीत होती है और दोस्तों जो रुद्रचंद का सेनापति था पुरखू पंत या फिर पुरुषोत्तम पंत, तो वह मारा जाता है। याद रखें, महत्वपूर्ण है। बात कर लेंगे हम बलभद्र शाह की। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला जो पवार वंश का राजा है तो वह बलभद्र शाह है। ठीक है, और ये उपाधि जो दी तो ये दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा दी गई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा किस पवार राजा ने शुरू की थी। तो वह बलभद्र शाह ने शुरू की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों इसी के अन्य नाम भी आते हैं, जैसे बलराम, दूलाराम शाह और बहादुर। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। देखिए, बलभद्र शाह की तुलना भीम से जो की गई तो वह कवि देवराज के द्वारा की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, एक साइड राजा दिए हैं, दूसरी साइड में उनके कार्यकाल दिए हैं और बताना है कि किस राजा का कार्यकाल सही नहीं दिया गया है। तो ललित शाह का कार्यकाल 1772 से लेकर 1780 तक रहा। तो दोस्तों सही बात है, ललित शाह गद्दी पर जो बैठता है तो प्रदीप शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जय कीर्ति या फिर जय कीरत शाह, तो ये जो गद्दी पर बैठा ये ललित शाह के बाद गद्दी पर बैठा था। 1780 से लेकर 1786 तक ये गढ़वाल का राजा रहता है। ठीक है, प्रदीप शाह, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1796 से 1798 तक नहीं था। इसका टाइम पीरियड 1717 से लेकर 1757 तक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका गलत हो जाएगा। प्रद्युमन शाह का जो टाइम पीरियड है 1772 तक, यहाँ पर 72 होना चाहिए, है ना। 1717 से लेकर 1772 तक ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। प्रद्युमन शाह, इसका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1804 तक रहता है। तो इसमें जो गलत हुआ यह आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइम पीरियड सही नहीं दिया है। देखिए, यहाँ पर एक क्रम भी है आपका कि पहले जो आएगा आपका प्रदीप शाह आएगा, ठीक है, फिर ललित शाह आएगा, फिर उसके बाद में जय कीर्ति शाह आएगा और फिर उसके बाद में आता है दोस्तों प्रद्युमन शाह। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। देखिए, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा जो आता है
तो वह आपका बलभद्र शाह था। ऊपर भी आपको बताया कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा जो आता है बलभद्र शाह, जो कि 43वां राजा था। इससे पहले भी एक राजा आता है कल्याण शाह, जो कि 38वां राजा था। उसने भी शाह की उपाधि धारण की थी, पर दोस्तों उसकी उपाधि सिर्फ उसी के नाम के पीछे रह गई, फिर किसी ने भी धारण नहीं की थी। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से माना जाता है तो वह आपका बलभद्र शाह माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से सभी पवार राजा अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, याद रखें। और इसे शाह की उपाधि दी किसने थी? तो लोदियों के द्वारा दी गई थी। लोदियों में भी कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि पवार वंश के राजाओं तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में राजा दिए हैं, सूची 2 में उनके कार्यकाल दिए हैं और बताना है कि किस राजा का क्या कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो मैच करते हैं। देखिए मानशाह का जो टाइम पीरियड है ये हमें देखना है। ठीक है, तो मानशाह का टाइम पीरियड है दोस्तों 1591 से लेकर 1611 तक। ठीक है, जो कि 44वां राजा था। ठीक है, बलभद्र शाह के बाद में जो राजा बनता है तो वह आपका मानशाह बनता है। ठीक है, श्याम शाह का जो टाइम पीरियड है तो ये है आपका 1611 से लेकर 1631 तक, ये 45वां राजा था। महीपति शाह का टाइम पीरियड आता है 1631 से लेकर 1635 तक, ये 46वां राजा होता है। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह ये 1640 से लेकर 1664 तक राजा रहता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों 47वां राजा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 साल का गैप आया। ठीक है, महीपति शाह 1635 तक राजा रहता है और पृथ्वीपति शाह जो कि 47वां राजा था ये 1640 में बनता है। ठीक है, तो इन 5 साल में कर्णावती का कार्यकाल रहा था, जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और दोस्तों तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से गर्भभंजक किसे कहा जाता है। देखिए गर्भभंजक जो बोला जाता है ये माधो सिंह भंडारी को बोला जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माधो सिंह भंडारी इंपोर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी ये महीपति शाह का सेनापति था। ठीक है, जो कि मलेथा टेरी का निवासी था। ठीक है, मलेथा गांव टेरी में पड़ता है और यहाँ का ही रहने वाला था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, जिनके पिता का नाम था कालू भंडारी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम भी आता है उदीना बोरानी। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों एक नहर बनाई जाती है। ठीक है, इस नहर का नाम आता है मलेथा की गूल। मलेथा की गूल ये दोस्तों ठीक है, छेड़ाधार पहाड़ी को काटकर गूल का निर्माण किया जाता है और ये गूल जो निकाली जाती है, नहर जो निकाली जाती है चंद्रभागा नदी, जिसे चमका या डांगर भी कहते हैं, यहाँ से निकाली जाती है। मतलब जो नदी आती है, नदी में से जो पानी आता है इस गूल में, ठीक है, तो वह किस नदी से आता है? चंद्रभागा या फिर चमका डांगर नदी से आता है। ठीक है, जब दोस्तों नहर बनाई, नहर बनाने के बाद में इस नहर में पानी नहीं आता है। ठीक है, तो इसे अपने पुत्र की बलि देनी होती है। तो इसका पुत्र था गजेय सिंह, एकमात्र पुत्र था और उसकी दोस्तों इसके द्वारा बलि दी गई थी। ठीक है, जैसे ही दोस्तों बलि दी गई माधो सिंह भंडारी के द्वारा, तो तभी इस नहर में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था? गजेय सिंह। और गजेय सिंह की पत्नी कौन थी? तो मथुरा बोरानी। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बनता है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और जो माधो सिंह भंडारी हैं ये महीपति शाह के समय सेनापति थी, दोस्तों कर्णावती के भी सेनापति रहे हैं। ठीक है, कर्णावती के समय 1640 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं दोस्तों चीन तुमुल युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध में यह मारा जाता है सतलज नदी के तट पर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि माधो सिंह भंडारी का संबंध किस जनपद से है? तो अभी आपको बताया कि मलेथा टिहरी से इनका जनपद है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि छेड़ाधार, यहाँ पर होगा छेड़ाधार, छेड़ाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गुल का निर्माण किसने किया? तो माधो सिंह भंडारी ने किया था। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किस नदी से नहर निकाली गई? तो दोस्तों चंद्रभागा नदी या फिर चमका या डांगर नदी से निकाली गई थी। और इस नहर की जो लंबाई थी 225 फीट या फिर दोस्तों 75 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छोटा चीन तुमुल युद्ध में निम्न में से कौन वीरगति को प्राप्त हुए? तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी छोटा चीन तुमुल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए 1640 ईस्वी में। ठीक है, और किस नदी के तट पर? तो सतलज नदी के तट पर। आगे बढ़ेंगे कि माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई? तो अभी आपको बताया सतलज नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, महीपति शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए उत्तराधिकारी जो बना महीपति शाह का, तो वह बना दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ये जो राजा था, ये था दोस्तों आपका 47वां राजा। ठीक है, 46वां राजा था महीपति शाह। ठीक है, और 45वां राजा था श्याम शाह, 44वां राजा था मान शाह, 43वां राजा था बलभद्र शाह और 42वां राजा था सहजपाल। ठीक है, और उससे पहले जानकारी मिलती है 38वें राजा की, जो कि कल्याण शाह था। ठीक है, और उससे पहले था दोस्तों अजयपाल, जो कि 37वां राजा था। ठीक है, तो ये सभी आपको क्रम याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठा तो इसका कार्यकाल जो रहा, तो ये रहा है दोस्तों आपका 1640 से लेकर 1664 तक। ठीक है, 1664 तक इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो महारानी कर्णावती थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वीपति शाह का जो राज्य अभिषेक हुआ था तो वह अल्प आयु में 7 वर्ष में हो गया था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के द्वारा देहरादून में पृथ्वीपुर एक शहर भी बसाया गया था। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में 1655 ईस्वी में खलीतुल्ला, जो कि शाहजहां का सेनापति था। ठीक है, तो खलीतुल्ला कासिम खान ने ठीक है गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और दोस्तों जब मुगलों की सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इस आक्रमण में गढ़वाल के राजा बाज बहादुर चंद और दोस्तों सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के राजा मनधाता प्रकाश ने भी मुगल सेना का साथ दिया था। और इसमें पृथ्वीपति शाह की हार हो जाती है और मुगलों के द्वारा दून घाटी को जीत लिया जाता है। उससे पहले 1635 ईस्वी में कर्णावती के समय भी मुगल आक्रमण करते हैं दून घाटी पर। उस समय दोस्तों कर्णावती रानी होती है, पर ये हारती नहीं, अपनी सूझबूझ से मुगल सेना के नाक कान काट लेती है। ठीक है, तो ये घटना कब घटी थी? 1635 में घटी थी। ठीक है, जिस कारण शिव प्रसाद डबराल के द्वारा महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी बोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी जो मिलती है तो ये आपकी हिस्ट्री ऑफ मुगौर पुस्तक से भी मिलती है। ठीक है, जो कि आपकी निकोलस मनुची की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि रानी कर्णावती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए रानी कर्णावती के बारे में हमें बताना है। रानी कर्णावती, इन्हें नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। अभी आपको ऊपर बताया था कि शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें नागकटी रानी बोला था। महीपति शाह की मृत्यु के पश्चात यह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी थी, सही बात है। जो कर्णावती थी ये महीपति शाह की पत्नी थी और इनका जो पुत्र था पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, जब महीपति शाह मर जाता है तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनती है महारानी कर्णावती। 1635 ईस्वी के समय मुगल मनसबदार नवाजत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अभी ऊपर आपको बताया था कि 1635 में मुगल सेनापति था नवाजत खां, तो वह आक्रमण करता है। ठीक है, और ये मुगल बेग के कहने पर
मतलब जो रानी कर्णावती थी तो वह मुगल वेद के कहने पर नवाबत खां की सेना की नाक कान को काट लेती है। ठीक है, इस युद्ध में रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें रानी की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसमें डी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि मुगल शहजादा सुलेमान सिखों को पृथ्वीपति शाह ने कब शरण दी। देखिए, मुगल शहजादा सुलेमान सिखों को पृथ्वीपति शाह के द्वारा जो शरण दी गई थी तो ये दी गई दोस्तों 1658 ईस्वी में, क्योंकि इस समय मुगल दरबार में उत्तराधिकारी के युद्ध चल रहे होते हैं, जिस कारण मुगल शहजादा सुलेमान सिखों औरंगजेब की डर की वजह से गढ़वाल, पहले तो दोस्तों ये कुमाऊं में आता है और कुमाऊं में राजा होता है बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद इसे शरण नहीं देता, इसे गढ़वाल के लिए भेज देता है। तो ये गढ़वाल में जाता है और गढ़वाल में राजा होता है पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह इसे संरक्षण या फिर आश्रय दे देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब दिया, 1658 में। सुलेमान सिखों के साथ टोटल 16 लोग आए थे। ठीक है, 2 इसमें चित्रकार थे और दोस्तों 14 इसके साथ सिपाही आए थे। ठीक है, याद रखें। जब ये पहले गढ़वाल में जाते हैं और गढ़वाल में बाज बहादुर चंद होता है जो कि पहले ही मुगलों से मिला होता है, तो ये शरण नहीं देता। ठीक है, साथ औरंगजेब के डर की वजह से। ठीक है, फिर बाद में ये सफाई के लिए भी जो आपका दिल्ली दरबार था या फिर मुगल दरबार था वहाँ पर भेजता है कि हाँ मैंने इस प्रकार से इसको शरण नहीं दी और इसको यहाँ से भगा, मतलब ये मेरे दरबार में नहीं आया, मैंने इसको शरण वगैरह कुछ नहीं दी। इस प्रकार से 2 व्यक्ति को सफाई के लिए भी वहाँ पर भेजता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि मौला राम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड बोला। तो देखिए, मौला राम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड बोला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पवार राजा हैं। देखिए, तिब्बत पर आक्रमण करने वाले मानशाह, श्यामशाह और महीपति शाह हैं। सबसे पहले जो आक्रमण किया था तो वह मानशाह के द्वारा किया गया था। 3 बार आक्रमण जो किया तो वह महीपति शाह ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, जब मानशाह ने आक्रमण किया था, ठीक है, तो इसने दापा प्रांत को जीता था। ठीक है, दापा प्रांत को जब जीता तो यहाँ का राजा इसे कर देने लगा था। तो इसमें आंसर जो बनेगा 1, 3, 4 बनेगा। 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फतेहपति शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार के संदर्भ में सूचीकों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जटाधर, जटाधर की पुस्तक का नाम आता है दोस्तों फतेह शाह कण, तो यहाँ से मैच हो जाएगी। रतन कवि, तो रतन कवि की पुस्तक आती है फतेह प्रकाश। रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र की पुस्तक का नाम है दोस्तों फतेह शाह यशोवर्णन। और सुखदेव की पुस्तक आती है व्रत विचार। ठीक है, तो इसमें जो कूट बनेगा 2, 1, 3, 4 बन जाएगा, मतलब 21, 34। 21, 34 ऑप्शन बी में दिया है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका फतेहपति शाह है तो फतेहपति शाह की के समय कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे आपका पढ़ा गया कि रतन कवि जो था, ठीक है, रतन कवि जिसको छेमराज भी बोलते हैं, जटाधर, मतीराम, ये सभी फतेह शाह के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो फतेह शाह कण ग्रंथ था तो ये जटाधर या फिर जटाशंकर के द्वारा लिखा गया था। रतन कवि के द्वारा हस्तलिखित जो ग्रंथ था तो वह फतेह प्रकाश था। ठीक है, और जो फतेह प्रकाश पुस्तक है इसमें फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक बोला गया, सील का सागर बोला गया और उदंडों को दंड देने वाला बताया गया है। ठीक है, व्रत कौमुदी पुस्तक आती है या फिर छंदसार पिंगल जिसे बोलते हैं, इस पुस्तक को कवि मतीराम ने लिखा था। ठीक है, और एक पुस्तक आती है दोस्तों रसराज ग्रंथ। ठीक है, रसराज ग्रंथ ये भी मतीराम की है और इसमें चित्रकार मंगत राम दुबर का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, एक कवि आते हैं दोस्तों सूरवीर सिंह। सूरवीर सिंह की पुस्तक है फतेह शाह ग्रंथ।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। रामचंद्र की पुस्तक तो हमने देखी, फतेह शाह यशोवर्णन, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों एक पुस्तक आती है आपकी, ठीक है, इंडो चाइना तिब्बत एंड ट्राइएंगल। इस पुस्तक को श्री राम गोपाल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में बनी हैं। ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती किसके उपनाम हैं? तो ये दोस्तों रानी कर्णावती के नाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रानी कर्णावती इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रानी कर्णावती हमने ऊपर देखी कि महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, ठीक है। रानी कर्णावती का जो मूल नाम था या फिर वास्तविक नाम है तो वह है दोस्तों आपका करुणावती, ठीक है, करुणावती, याद रखिएगा। इसके समय 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। जो अपनी सूझबूझ से मुगल सेना को पकड़कर उनके नाक कान कटवा देती है, जिस कारण शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें नाककटी रानी बोला था, ठीक है, याद रखें। जब नवाजत खान ने आक्रमण किया था तो उस आक्रमण में जो सिरमौर का राजा था मंधाता प्रकाश, तो उसने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों रानी कर्णावती को नाकटी रानी बोला है, ठीक है। और निकोलस मनुची की जो पुस्तक आती है स्टोरियो डू मुगोर, तो इस पुस्तक में कर्णावती को साक्षात दुर्गा बोला गया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णावती के समय दून घाटी में जो राजधानी थी तो कहाँ पर थी, तो नवादा में थी, ठीक है। नवादा जो कि देहरादून में है, इसे कर्णावती के द्वारा अपनी राजधानी बनाया जाता है और देहरादून में ही एक करणपुर नाम का शहर भी बसाया गया था। आगे बढ़ेंगे कि रानी कर्णावती को नाककटी रानी की संज्ञा किसने प्रदान की? तो अभी आपको बताया कि शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नाककटी रानी की संज्ञा दी थी। शिव प्रसाद डबराल इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका जन्म 1912 में हुआ था, ठीक है, 1912 में गहली गांव में, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये पौड़ी के रहने वाले हैं और इनके घर को विद्या भवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल, इनकी पुस्तकें आती हैं। पहली पुस्तक है दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा टिहरी का इतिहास भी लिखा गया। शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है और इन्हें ही दोस्तों चारण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे कि किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मुगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा? तो अभी आपको बताया कि निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक में कर्णावती को साक्षात दुर्गा बोला है। अगला प्रश्न है कि पवार वंश के शासक तथा उनकी महिला संरक्षिका के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए, राजा और महिला संरक्षिका ये हमें दी हैं, ठीक है। तो पहला राजा है दोस्तों ललित शाह। ललित शाह की संरक्षिका रानी बिमला कल्याणी, ठीक है, कल्याणी थी, तो ये गलत हो जाएगा। ललित शाह की संरक्षिका रानी बिमला कल्याणी नहीं थी, याद रखिएगा आप। प्रदीप शाह की संरक्षिका राजमाता जिया कनकदे थी, सही बात है दोस्तों, ठीक है। और प्रदीप शाह के पिता का जो नाम था तो दिलीप शाह था, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फतेह शाह की संरक्षिका थी कटोची, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। तो इसमें जो गलत है आपका ललित शाह हो जाएगा, ठीक है। ललित शाह याद रखें, ये 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया था? देखिए, देश निकाला जो दिया था तो ये आपका पृथ्वीपति शाह ने दिया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के मेदिनी शाह के बारे में बोला जाता है कि पराक्रमी पिता का डरपोक पुत्र, ठीक है, क्योंकि पराक्रमी पिता था पृथ्वीपति शाह। इसने दोस्तों
जो आपका सुलेमान सिखो था, ठीक है, तो उसको शरण दी थी, ठीक है, मुगलों के बिना डर के। पर जो मेदिनी शाह था इसका पुत्र, तो ये दोस्तों चुगली कर देता है और मुगल दरबार का जो सेनापति था जय सिंह का पुत्र राम सिंह, उस राम सिंह से मिलकर सुलेमान सिखों को पकड़वा देता है और दोस्तों फिर दिल्ली दरबार उसको ले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेदिनी शाह के बारे में बताया जाता है कि इसकी मृत्यु जो हुई थी 1662 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है, तो अभी आपको बताया, ये बोला जाता है मेदिनी शाह को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है मेदिनी शाह के बारे में। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में गणराज्य की प्रशंसा किसने की थी, तो देखिए ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में गणराज्य की प्रशंसा जो की गई तो वह ट्रेवनियर के द्वारा की गई। ठीक है, ट्रेवनियर के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी ही एक पुस्तक आती है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों फॉरेस्टर। ठीक है, एक और पुस्तक आती है सी बेसेल्स की, इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली जेस्यूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, अर्ली जेस्यूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो तीनों पुस्तक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि ढांढरी शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है, तो यह है दोस्तों बलभद्र शाह से। बलभद्र शाह का जो टाइम पीरियड बताया गया है तो वह 1593 तक बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, लगभग हमने आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को देखा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ किया है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बार बार हमने चीज़ों को भी आपको बताया है, रिपीट किया है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होते जाएं। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे ही अपनी पूरी VS नेगी को कंप्लीट कर लेंगे, बस शर्त है कि आप थोड़ा सहयोग करिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि हम क्लास बना दें आप नहीं पढ़ें, ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पढ़े आपको चीज़ याद हो जाए। आप अगर इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो फिर दोस्तों आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई जो होती है तो वह खाली समय में होती है, बिना प्रेशर के होती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको कोई एग्जाम नहीं है, इस चीज़ को लेकर चलिएगा। ठीक है, मतलब जिनका BPO पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है वो तो है, पर उसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आप अभी पढ़ेंगे तभी जाकर दोस्तों आप अगला एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, जो आपका आने वाली भर्तियां होंगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो आप अभी पढ़ें, अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, आपको पूरी BS नेगी कराई जाएगी और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नए फॉर्मेट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम दोस्तों जिला सीरीज भी कर रहे थे, तो उस जिला सीरीज में भी आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, हम देहरादून की दूसरी क्लास को आज अपनी इस क्लास में करेंगे। हम चमोली कर चुके हैं और दोस्तों हरिद्वार को भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के इस क्लास का होमवर्क है कि रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए।